तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के बारे में। ठीक है, तो मैथ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपका जो भी टारगेट हो तो उसको आप अच्छे तरीके से अचीव कर पाएँ। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी हमारा कि इस वीडियो में मैं अधिकतर से अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैथ में प्रोवाइड कर सकूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसलिए 2-3 वीडियो लग सकेंगे पूरा क्वेश्चन कवर करने में। इसलिए जो भी वीडियो में मैथ का डालूंगा उसको पूरा देखना है आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करते चलना है। और साथ ही साथ क्या करना है आप लोगों को कि इस वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, क्योंकि लगातार प्रोवाइड की जा रही है, बहुत मेहनत लग रहा है इन सारी वीडियोज़ को बनाने में। तो लगातार हम आपको वीडियोस देते रहेंगे अच्छे से अच्छे। बस आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। चलिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश भी आप लोग करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है इसमें कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघाती समीकरण है। मतलब यह जो इक्वेशंस दिया है इसको सॉल्व करने के बाद हमको बताना है कि यह जो समीकरण होगा वो द्विघाती समीकरण होगा। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघाती समीकरण से क्वेश्चन आता है, पूछता है इस तरह कि हल कीजिए, बताइए कि द्विघाती समीकरण है। सबसे पहले मैं मोटा मोटी में एक बात बता देता हूँ, आप तो आपके दिमाग में आपकी एक इमेज बन जाए कि ये द्विघाती समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, बस द्विघाती समीकरण, तभी तो आप जान पाएंगे कि द्विघाती समीकरण है कि नहीं है। नहीं तो कैसे बता पाएंगे कि द्विघाती समीकरण है। तो द्विघाती समीकरण दोस्तों क्या होता है कि ax स्क्वायर a प्लस बी एक्स a प्लस सी बराबर 0। समझ रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए और बी सी क्या है, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। ठीक, और ए जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जब 0 के बराबर हो जाएगा तो यह ए में तब 0 का गुणा एक्स स्क्वायर में तब 0 का गुणा करने तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी बचेगा सिर्फ। इसीलिए ए जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर दोस्तों इस समीकरण को हल करते हैं, अगर यह आ जा रहा है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हम आराम से कह देंगे कि ये जो समीकरण है ये क्या है, द्विघाती समीकरण है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। अब हल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और एक कोष्टक में 3 माइनस एक्स है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो ये सही उतर जाएगा बराबर। देखिए इस -2 का गुणा इस 3 में करेंगे तो देखिए 3 के आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है, तो माइनस गुणा इस प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6। फिर इस माइनस को गुणा इस माइनस में करेंगे तो माइनस गुणा माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 2 को गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 2x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब करना क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यह -6 जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6, आया प्लस 2x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x। अब बराबर, अब दोनों इधर चलाए तो बचा का इधर 0 बच गया। अब करना है सिंपली आपको कि एक्स स्क्वायर -2x और -2x हो जाएगा आपका -4x, अब +6 बराबर 0। अब लास्ट में हमारा बच गया हल करने पे इतना। अब देखिए इसे आप उस समीकरण से तुलना करिए कि इतना हो रहा है, तो इसके नीचे समीकरण लिखिए तो ax स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, देखिए इस रूप का है कि नहीं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी तुलना तब हम करेंगे, तुलना करने पर तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस यक्स क्या कुछ नहीं होता, तो एक तो छिपा होता है। ठीक है, तो यक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ गया 1, ए बराबर क्या आ गया है 1 आ गया। आया यक्स से यक्स कैंसिल, तो बी बराबर क्या आ गया -4, और देखिए सी बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो जैसा कि दोस्तों जान पा रहे हैं कि ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर क्या आ गया आपका 6 आ गया। मतलब कि क्या हो गया, यहाँ से निष्कर्ष निकल गया कि हाँ ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस रूप का यह है। तो हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, इसलिए यह एक द्विघाती समीकरण है, यह एक द्विघाती समीकरण है। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया सवाल है और कितना अच्छा से आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, मतलब 1% भी कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, बस आराम से आप पढ़ते रहिए, 1% आपको दिक्कत होने नहीं देंगे हम। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट दूसरा जो क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन भले ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन इस निर्धारित है कि ये आएगा, ठीक है, एकदम 100% है कि आएगा। तो इसलिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग का अनुभव भी बन जाए। और कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट जो इसे बनाना नहीं जानते वो भी सीख लेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार इसे बनाया जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके मैं आसानी से आपको दिखाऊंगा। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करके इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना था। दोस्तों जैसा कि जान पा रहे हैं आप कि यहाँ पे दिया है आपका sin 18 अंश और बटे में क्या दिया है यहाँ पे cos 72 अंश, ठीक है, sin 18 अंश और क्या दिया है cos 72 अंश। अब सिंपली आपको करना क्या है यहाँ पे कि देखिए sin 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अब समझिए बात को। sin 18 को हम ये लिख सकते हैं कि sin 90 माइनस 72, sin 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं sin 18 को, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा, sin 18 हो जाएगा कि नहीं। तो sin 18 को हम खूब अच्छे से sin 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और ये जो cos 72 ऐसे cos 72 ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब यही जस्ट एक फार्मूला बन जाता है दोस्तों, ठीक है, और फार्मूला बनता है यह कि sin 90 माइनस ए, sin 90 माइनस ए क्या होता है, cos ए होता है, ठीक है। इसको फार्मूला को याद कर लीजिए आप लोग, sin 90 माइनस ए cos ए। तो ये बताइए sin 90 माइनस 72 अंश है तो cos 72 अंश होगा कि नहीं। देखिए sin 90 माइनस 72 अंश तो क्या हो जाएगा, cos 72 अंश। जैसे sin 90 माइनस ए cos ए हुआ है तो sin 90 माइनस 72 cos 72 हो जाएगा, और ये बटे में cos 72 जो है cos 72 नीचे ऐसे ही रहेगा। अब cos 72 से cos 72 कैंसिल, तो बचा क्या आपका एक, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे ढंग से क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्या दिया है, ये दिया है हमको tan 26 अंश और बटे में cot 64 अंश, ठीक है। दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन दे और जब भी दो ये जो मान दिया है 64 और 26 अंश, दोनों का मान कितना अंश आ रहा है, 90 अंश आ जाए। देखिए जैसे यहाँ पे भी 18 अंश और 72 अंश का मान 90 अंश आ रहा था, और 64 और 26 भी जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन में 90 अंश मान आ गया समझिए कि इसी फॉर्मेट से ये क्वेश्चन लगने वाला है, ठीक है। देखिए tan 26 अंश, तो tan 26 अंश को हम लिख सकते हैं भाई tan 90 माइनस 64 अंश लिख सकते हैं कि नहीं। 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 बढ़ जाएगा, तो हम tan 26 अंश को tan 90 माइनस 64 खूब लिख सकते हैं आराम से। अब बटे में क्या दिया है, cot 64 अंश, cot 64 अंश लिखा देंगे। अब देखिए tan 90 माइनस 64 अंश, तो एक फार्मूला होता है इसका, आप याद कर लीजिए। फार्मूला होता है कि tan 90 माइनस ए रहेगा तो हो जाएगा cot ए, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए tan 90 माइनस ए cot ए हो जाता है। तो tan 90 माइनस 64 अंश तो cot 64 अंश हो जाएगा, तो हो जाएगा cot 64 अंश। अब बटे में आइए क्या है, cot 64 अंश है ही, तो अब कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हमेशा एक आता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया 90 अंश दोनों का योग बन रहा है तो समझिए आंसर एक आएगा, लेकिन एक लिखना नहीं आंसर में, आपको इस तरह हल करके दिखाना पड़ेगा, तब तो एग्जामिनर आपको एक देगा नंबर, ऐसे थोड़ी देगा कि बस उत्तर लिख देंगे तो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन में दूसरा भी आपको क्लियर हो चुका होगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि एक एक बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर अवश्य देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा इतना इंपॉर्टेंट है कि अब क्या बताएं आप लोगों को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है, लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसे आपको ध्यानपूर्वक समझ के चलना है। आप देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन भी लिखा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को रोक के अपने से लगाएं, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, देखिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखिए बिंदु P पे क्या है, एक स्पर्श रेखा क्या है PQ। अगर O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा, देखिए O से जाने वाली एक स्पर्श रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, देखिए OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और
ओ क्यू आपका 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या ओ पी 5 सेंटीमीटर दिया ही है। हमसे पूछा क्या है, पी क्यू की लंबाई, मतलब यहाँ पी से एक क्यू की लंबाई पूछा हमसे, मतलब ये वाली लंबाई पूछा हमसे कि ये लंबाई कितनी होगी। तो देखिए कितना सिंपल है, मैं बताता हूँ आप लोगों को किस प्रकार इसे आप लगाएंगे। तो देखिए सॉल्व में कितना सिंपल है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ओ पी क्यू, देखिए ओ पी क्यू, देखिए क्या है 90 अंश का कोण है ओ पी क्यू। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। एक बात याद रखिए कि वृत्त पर कोई भी बिंदु है और उस बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची गई है, अगर स्पर्श रेखा से और उस त्रिज्या से अगर लंब डाल रहा है तो समझ लीजिए कितना अंश का कोण बनाता है 90 अंश। तो इसलिए 90 अंश का बनाया तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। हमको निकालना क्या है, यह देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, कर्ण दिया है, लंब दिया है, हमसे पूछा क्या है, आधार पूछा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फार्मूला कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। देखिए तो आधार यहाँ पे क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है यहाँ पे ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर माइनस लंब कितना है ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाएंगे आप लोग। अब देखिए पी क्यू तो हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे पी क्यू बराबर ओ क्यू का कितना वैल्यू दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, अब माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, चलिए तब पी क्यू स्क्वायर बराबर, तो 144 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 9 5 14 और यहाँ कितना बचेगा 3, 1 और 1 कितना हो गया 119। 144 में से 25 घटाएंगे तो 119 बच जाएगा। हमको पी क्यू के वैल्यू निकालना है, तब पी क्यू के वैल्यू निकालेंगे तो यह वर्ग है, तो इधर जाएगा तो कितना में हो जाएगा वर्गमूल में हो जाएगा। तब पी क्यू बराबर करड़ी में 119 सेंटीमीटर। जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमसे पूछा था पी क्यू की लंबाई, तो पी क्यू की लंबाई करड़ी में 119 सेंटीमीटर होगा। तो यह देखिए इस प्रकार क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या बताया जाए। ठीक है, ये एकदम आपको मतलब प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसे हल करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि ए कमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर होगा कॉस ए बाई 2 के। तो इसके बराबर इतना हमको अब क्या करना है, इसको दिखाना है। तो चलिए कैसे होगा, तो इसे मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सॉल्व लिखता हूँ और इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कितना सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से। जैसा कि दोस्तों आप जान पा रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे दिया है ए कमा बी तथा सी, ए कमा बी तथा सी जो है वह जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण है। ठीक है, और जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे ऐसे दिया, मतलब जैसे त्रिभुज है, ये अंतःकोण दिया, मतलब यह ए हो गया और ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया सी। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम आराम से नहीं लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कंडीशन कि त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। तो दोस्तों यहाँ से b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, b प्लस सी बराबर 180 अंश, और a जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये इतना हो गया। ठीक, हमको सिद्ध क्या करना है, इसके बराबर इतना। तो चलिए LHS है या RHS है, तो LHS लेता हूँ। LHS लेने पर LHS लेने का मतलब कि LHS क्या हमको दिया है कि साइन बी प्लस सी बटे 2,
एन दिया है, इसे हल करके हमको cos a/2 लाना है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे साइन, अब b प्लस सी का वैल्यू क्या है 180 अंश और माइनस a और बटे 2, यही हो जाएगा कि नहीं। b प्लस सी का 180 माइनस a और बटे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए इसे क्या तोड़ेंगे साइन, ये 2 बार में हो जाएगा 180 बटे 2 इसे लिख सकते हैं, और इसे क्या a/2 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, इतना तो जानते हैं आप लोग। अब इसे कटा देंगे तो 90 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश और माइनस ये क्या हो जाएगा a/2। ठीक है, अभी दोस्तों एक फार्मूला होता है जैसा कि जानते हैं आप लोग कि साइन 90 माइनस a cos a होता है। ठीक है, फार्मूला होता है साइन 90 माइनस a cos a, तो साइन 90 माइनस a/2 जो है इसके बराबर क्या हो जाएगा cos a/2। अगर साइन 90 माइनस a बराबर cos a है, जो ये होता है यही मान होता है कि साइन 90 माइनस a cos a, तो साइन 90 माइनस a/2 cos a/2। ठीक है, आइए हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, cos a/2 लाना था। देखिए cos a/2 आ गया, तो कितना सिंपल है, इस तरह हम लिखेंगे प्रूफ्ड। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, यहाँ से सिद्ध हो गया ये चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपली तरीके से। मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोई सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो डिफिकल्ट आप लोगों को लगे। ठीक है, आराम से बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, अब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है इस क्वेश्चन के, क्योंकि दोस्तों ये 5, 7, 8 बार क्वेश्चन पूछ गया है। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और एग्जाम हाल तक जाते जाते इसे इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप इसको आराम से लगा सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे लगाना है आप लोगों को। देखिए सॉल्व में एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि आकृति 10.11 में, मान लीजिए आकृति 10.11 है, यदि टीपी और टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। देखिए केंद्र O वाले ये जो वृत्त है इस पे ये जो टीपी है और टी क्यू ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, इतना तो जानते हैं आप लोग, स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि कोण POQ कितना अंश है 110 अंश, तो PTQ मतलब ये PTQ इसका क्या करना है, बराबर है, मतलब यह इसका मान ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन दिया है 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश, 90 अंश। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार इसे हल करेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि जो कोण P है वह बराबर होगा कोण Q के। अब कहेंगे कि सर ऐसे कैसे लिख दिए कि कोण P जो होगा कोण Q के क्या होगा, बराबर होगा। हाँ तो दोस्तों ये बराबर होता है कितना अंश है, 90 अंश। ठीक है, कोण P जो है कोण Q के बराबर है 90 अंश है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को कि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंबवत होती हैं। यहाँ पे लिख दूँ लंबवत होती है। देखिए एक एक चीज बारीकी से समझेंगे हम लोग ताकि आपको इस सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मतलब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं आए जो स्पर्श रेखा, अगर इसको अब मिला रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्याएं जो स्पर्श रेखा पे क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। इसलिए जो P हो कोण Q के क्या होगा, बराबर होगा लंबवत मतलब 90 अंश। तो कोण P बराबर कोण Q बराबर कितना, 90 अंश। तो कोण P और कोण Q दोनों बराबर हैं, कितने अंश के हैं, 90 अंश के। यहाँ से तो मालूम हमको चल गया। और यहाँ पे हमको दिया है कि कोण POQ बराबर कितना, 110 अंश। ये हमको क्या है, ये दिया है। यहाँ पे लिखेंगे हम, ये क्या है, दिया है। ठीक है, अब चलिए अब दिया है तो किससे हल करते हैं। देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं ये एक चतुर्भुज बनना है। देखिए चतुर्भुज बनना है कि नहीं, 1 2 3 4 भुजाएं, चतुर्भुज बनना है। तो हम इसको आराम से लिखेंगे कि कोण P धन कोण Q धन कोण POQ धन PTQ बराबर 360 अंश। लिख सकते हैं कि नहीं आप बताइए, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। तो कोण P और कोण Q और कोण POQ ये वाला कोण और PTQ ये वाला कोण, इन चारों का योग कितना होगा, 360 अंश। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि कोण P का मान कितना होता है, 90 अंश। सभी में लिखा हूँ कोण P और कोण Q दोनों बराबर है तो 90 अंश, और कोण Q भी कितना था, 90 अंश। और प्लस POQ है, POQ दिया है कितना, 110 अंश। हमको वैल्यू किसका निकालना था, PTQ का।
तो पी टी क्यू बराबर 360 अंश, ठीक है। और 90 90 180, 180 में 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह 290 प्लस कोड पी टी क्यू बराबर 360 अंश, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल देंगे वैल्यू कोड पी टी क्यू का, तो पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश माइनस 290 अंश, ठीक है। और कोड पी टी क्यू अब 360 में से 290 घटेगा कितना बचेगा 70 अंश, ठीक है। हमसे वैल्यू किसका पूछा था, ये तो पूछा था कोड पी टी क्यू बराबर है पी टी क्यू बराबर, तो यहाँ निकल गया पी टी क्यू 70 अंश, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसे हम क्या करना है, हल करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, पी बराबर क्यू मान देना है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पे लंबवत होती हैं। अब पी ओ क्यू 110 अंश दिया ही था और चारों का योग 360 अंश होता है, बस इसका वैल्यू रखे हैं और पी टी क्यू का वैल्यू निकल गया है। तो यह क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छी ढंग से। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करके भी जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करते रहिए, ठीक है, लाइक कीजिए शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतने मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, कितना डिफिकल्ट भी हो और बहुत शानदार भी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार है। सबसे पहले घड़ी कैसे होती है, गोल होती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए क्या है, घड़ी है, सही नहीं बनना, मान लीजिए घड़ी है, ये घड़ी है और कह रहा है कि ये घड़ी की मिनट की सुई, कौन सी मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि मिनट की सुई है यहाँ पे है और इसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर घड़ी की सुई दी है, मिनट वाली सुई कर रहा है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ पे और 5 मिनट बाद ये चलते 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 कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो 5 मिनट में कहाँ जा रही है, ये यहाँ आ जा रही है, यहाँ से चल के 5 मिनट में कहाँ जा रही है, यहाँ पे आ जा रही है। और जब यहाँ पे आ रही है तो कह रहा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब कितना वो क्षेत्रफल रचित किए, ये वाला कह रहा है कि क्षेत्रफल हमको ज्ञात कीजिए, 5 मिनट कितना रचित किए। तो देखिए मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मज़ा भी आ जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए तो हम लोग लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना, 5 मिनट में। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम, सॉल्व इसे हल करते हैं, ठीक है, आराम से समझने की कोशिश की जाए। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि घड़ी की मिनट सुई, घड़ी की मिनट सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड की त्रिज्या, रचित त्रिज्यखंड की त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना दिया भैया 14 सेंटीमीटर, क्योंकि अब यह घड़ी की लंबाई है तो त्रिज्या तो हुई। देखिए वृत्त से परिधि मिलाएंगे तो त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हो गया। तो ये लिखे हैं घड़ी की मिनट सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब 5 मिनट में रचित कोण, क्योंकि कोण निकालेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा, फार्मूला तो जानते हैं आप लोग। 5 मिनट में रचित कोण, ठीक है, 5 मिनट में रचित कोण। अब कोण निकालेंगे तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं मिनट वाली सुई है। अब मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा देती है। पूरा चक्कर कितने अंश का होता है 360 अंश का। तो 60 मिनट में एक पूरा चक्कर 360 अंश का लगा देती है। तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, तो 1 मिनट में 360/60 कैंसिल, अच्छा चढ़ेगा 36, मतलब 1 मिनट में वो कितना अंश का लगाएगी 6 अंश का। तब 1 मिनट में 6 अंश का कोण, 1 मिनट में वो कितना लगाएगी 6 अंश का कोण। तब 5 मिनट में कितना लगाएगी, तब 5 मिनट में तब 5 × 6 कितना अंश का 30 अंश का कोण वो तय कर लेगी। तब 5 मिनट में रचित कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 30 अंश हो गया। अब कुछ नहीं, हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिज्यखंड ही ना बना, देखिए त्रिज्यखंड बना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि θ/360 πr², ठीक है। देखिए ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि थीटा कितना दिया था 30 अंश और बटे 360 अंश। और पाई का मान कितना होता है 22/7
और त्रिज्या कितना दिया 14, तो क्या हो जाएगा 14 गुणे 14, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 14 गुणे 14 लिख देंगे। 7 दूनी के 14, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 12। अब कटाइए 2 छके 12, 6 बार में कट गया, 2 तेई 6, 2 साते 14। अब गुणा कर दीजिए तो 7, अब बचा क्या इधर 22 गुणे 7 और बटे 3 ही तो बचा। अब करेंगे तो 7 दूनी के 14 और 7 दूनी के 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भाई क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा आंसर। यही 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इसका निकल गया। तो अब बताइए कोई दिक्कत हुआ अब तक सवाल में? 1% दिक्कत नहीं होगी जब तक मैं रहूँगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझाते चलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बेहद अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वें को उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के ही जान गए आप लोगों की कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि इसको हल करके आपको इतना लाना है। ठीक है, LHS बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, RHS सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, एक एक पॉइंट समझाता चलूँगा आप लोगों को, एक फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आराम से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सॉल्व में लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS लेने पे आराम से उतारेंगे आप लोग एक एक पॉइंट। LHS लेने पे LHS आपका क्या है, तो है कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हल करके हमको 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। चलिए हल करते हैं। अब देखिए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि फार्मूला होता है भैया। ठीक है, फार्मूला होता है कि हम साइन थीटा को 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को हम 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे जानते हो लोग, तो कोसेक थीटा को मैंने 1 बटा साइन थीटा में लिख दिया और माइनस कॉट थीटा का फार्मूला एक होता है, जानते हैं कि नहीं आप लोग, कास थीटा बटे में साइन थीटा होता है कि नहीं। तो कॉस थीटा को मैंने कॉस थीटा अपन साइन थीटा और ये क्या दिया होल स्क्वायर में होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, हो गया, इतना काम आप लोग कर लिए। अब आगे क्या करना है वो चीज़ देखिए। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस ये साइन से ये साइन थीटा कट गया तो बचा गया कॉस, तो कॉस थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको करना क्या आगे चीज़ें समझते चलिए। 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ओर लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इसका का भी होल स्क्वायर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको करना क्या है, चीज़ें आप समझते रहिए। ये तो 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और यहाँ से फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर का थीटा का फार्मूला क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, जानते कि नहीं आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ तोड़ दिए हम। अब देखिए क्या होता है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करना है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं नहीं हम, तो इसे हम लिख सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में और 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में, 2 बार लिख सकता हूँ स्क्वायर। अरे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुणे 2, यही 2 बार तो लिखते हैं। इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रहता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का भी स्क्वायर कर देंगे तो फार्मूला क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है कि a प्लस b और a माइनस b, यही तो होता है। तो चलिए एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा एक में घटा देंगे और 1 प्लस कॉस थीटा एक में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया आपका, कैंसिल। अब बचा क्या आपका, तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमको सिद्ध करना था, तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो ए माइनस कॉस थीटा और बटे ए प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी आया ए माइनस कॉस थीटा ए प्लस कॉस थीटा, ये तो हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए
LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। हो गया कि नहीं? देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे भी होंगे, ठीक है, इस चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर होता हुआ, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7वां आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वें, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। तो देखिए क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसे भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या में कोई एक ना कोई एक बड़ी संख्या होगी, कोई ना कोई एक छोटी संख्या होगी। तो चलिए पहले मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x, और छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं y। तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बताइए बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी तो अंतर निकलता है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब बड़ी में से अगर छोटी घटा दूं तो क्या हो जाएगा 26। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। इसे क्या मान लिया जाए, समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब जो x है वो दूसरी की मतलब y की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो x बराबर 3y, ये भी निकल गया। तो इसे मान लीजिए समीकरण दूसरा मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है। तो यही दिया था कि दूसरी की 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब सिंपल करना क्या है कि x का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 का वैल्यू क्या है, 2 का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखना है। तो एक क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया है। जहाँ पे भी x रहेगा हम 3y लिख देंगे। तो x आ गया तो क्या लिखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया तो क्या बचेगा, 2y बराबर 26। तो यहाँ से y बराबर क्या निकल जाएगा, 26/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 26 कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो y बराबर 13 आ गया। तो अब y का वैल्यू किसी समीकरण में रख लीजिए। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पे अतः समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण दूसरा क्या है कि x बराबर 3y। तो x बराबर 3 और गुणे y आ गया। तो y का वैल्यू कितना दिया था, 13। तो x बराबर 13 तिया 39। तो x बराबर 39 आ गया, y बराबर 13। तो इसलिए बड़ी संख्या हम क्या माने थे x। तो x बराबर क्या गया 39, और छोटी संख्या हम y मानते तो y बराबर क्या गया 13। तो ये कह रहा था कि दोनों संख्या बताइए। तो एक ठे 39 एक ठे 13 है, ठीक है। इसका प्रूफ भी कर दीजिए। तो 39 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 तो आएगा। तो ये तो पूछा था। तो हमसे क्या पूछा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 भी आ रहा है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो देखिए ये 3 गुनी है कि नहीं, तो 13 3 39, इसके 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया। मतलब कि जो हमारा संख्या है बिल्कुल क्या आया है, सही आया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मैं रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैथ में लेकर आऊँगा तो और अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही क्वेश्चंस लगातार प्रोवाइड कराए जाएंगे सम्राट अकेडमी पे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और प्लेलिस्ट पे जाके सभी चैप्टर वाइज चैप्टर्स बने हुए हैं वीडियोज, उसको आराम से देखिए और अपनी अच्छी से प्रिपेयरिंग कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।